आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम आने वाले वक्त में बिहार के इलेक्शन, जो कि बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, जिसको देख करके या जिसके अंदर अभी इलेक्शन कमीशन है, एसआईआर भी वहाँ पर चल रहा है। बहुत सी पार्टियां प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, कांग्रेस आरजेडी इस वक्त साथ साथ है। एक वक्त ये हुआ करता था कि जो मुस्लिम वोट था वो आरजेडी के साथ हुआ करता था, फिर जेडीयू और आरजेडी के अंदर डिवाइड हुआ। और अब इस वक्त में हमें कहीं न कहीं ये भी दिखाई देता है वहाँ पर ओवैसी भी वहाँ पर एक फैक्टर बनता है। वहाँ पर जो मुस्लिम वोट है, वो भी उसके अंदर ऐसा लगता है कि कई जगह पर डिवाइड हो लग रहा मुस्लिम वोट जो हो जाएगा, या फिर एक और पार्टी पीके ने भी बनाई है, उसके साथ भी ज़्यादातर मुस्लिम वोटर ही है। तो इस वक्त इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद आसिफ रियाज साहब, जो कि मुसन्निफ हैं, जर्नलिस्ट हैं और सामाजिक कारकुन हैं। आसिफ साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत खैर-मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आशीष साहब, जैसे मैंने अभी अपनी तमीज़ी गुफ्तगू में बात की, तो अभी बिहार के अंदर जो इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन अभी तक डिक्लेयर तो नहीं हुए हैं। सारी पार्टियां अभी से बहुत सरगर्म है। एक तरह से कहें, राहुल गांधी ने वह सबको पूरी तरह से माहौल को गरमा दिया, पूरा माहौल बना दिया इस वक्त इलेक्शन को लेकर के। राहुल गांधी ने जो सबसे पहले इसी बात कर रहे थे, जो कांग्रेस वहां पर अपना एक वजूद एक तरह से खो ही था गया था उसका वजूद। क्या इसके अंदर कांग्रेस का कुछ आप इस वक्त आने वाले इलेक्शन में कोई वजूद देख रहे हैं, या उभरता हो, या कुछ गेन कर पाएगी कांग्रेस? बिलाशुबा राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद हालात बिल्कुल ही बदल चुके हैं। आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊं, जब राहुल गांधी ने देश भर की यात्रा की थी, 5,000 किलोमीटर पैदल चले थे जी। और भारत जोड़ो यात्रा की थी। कहा जाता है इस यात्रा ने मोदी को 240 सीटों पे लाकर समेट दिया। जी। जबकि हिंदुस्तान में एक सिंपल मेजोरिटी गेन करने के लिए और सरकार बनाने के लिए 272 सीटें दरकार होती हैं। जी। तो ये राहुल गांधी का कमाल था कि भारत दौरे पर जब वो निकले और भारत जोड़ो यात्रा जो की, उसका असर ये पड़ा कि मोदी प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी 240 सीटों पर सिमट गए। इसके पीछे वो जो मंदिर का मामला था, अयोध्या के मंदिर का मामला, तो राम आए हैं, राम को लेकर आए हैं, ये सारे इश्यूज थे जो बहुत इमोशनल थे, धार्मिक थे। ऐसा लग रहा था कि मोदी अपोजिशन को कहीं टिकने नहीं देंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मोदी अपनी सीट भी 9 राउंड तक पीछे पीछे चल चल रहे रहा थे, है। जी, जी, जी। तो अपनी सीट भी खोते हुए नजर आ रहे थे। तो पता चला कि भारत जोड़ो यात्रा ने भाजपा को बिल्कुल पूरी तरह से अंदर से हिलाकर रख दिया है। जी। और उसके बाद जो फैक्ट्स अब सामने आ रहे हैं कि इलेक्शंस में लगातार धांधली की गई, वोट्स चोरी किए गए, उसके सामने आने के बाद तो भाजपा के लिए और भी मुश्किल दौर सामने आ गया है। जी, जी, मैं बात कर रहा था कि अब इस वक़्त जेडीयू, जैसे जेडीयू को हमेशा मुसलमान वोट करता चला आया बिहार के अंदर। तो इस वक़्त भी मौजूदा जो अब हम दे रहे हैं आने वाला जो इलेक्शन है बिहार के अंदर, तो इसके अंदर मुस्लिम वोट बटेगा, या कुछ इसके अंदर आपको लग रहा है कि जेडीयू को कहीं न कहीं सपोर्ट अभी भी मिलेगा, जिस तरह से जेडीयू ने हमेशा भाजपा के साथ जाकर के, क्योंकि मुसलमान कभी भाजपा को वोट नहीं देता है, आम तौर से ज़्यादातर ये है, एक बात की जाती है। देखिए, नीतीश कुमार एज अ पर्सन उनकी छवि अच्छी है, लेकिन पिछले 2 4 5 सालों में उन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जिनसे मुसलमान खुश नहीं हैं। जी। हालांकि ये बात भी एक बड़ी सच्चाई है कि मुसलमान उनको हमेशा से 30 40% मुसलमान उनको वोट देते रहे हैं, जी। और कम से कम अगर आप अंदाजा करें तो 30% वोट उनको मुसलमानों का मिलता रहा। ये बात खुद नीतीश कुमार भी जानते हैं। यही वजह है कि कभी उन्होंने मुसलमानों के साथ ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जिससे ये वोट बैंक उनका खफा हो जाता। भाजपा में रहते हुए भी वो भाजपा को पीछे ढकेल कर रखते और खुद आगे रहते। इसके पीछे भी यही ताकत होती है, मुसलमानों के वोट की ताकत। तो मैं ये समझता हूं कि अभी जो मुसलमानों में नाराजगी है, उसकी कई वजूहात हैं। उसमें सबसे बड़ी क्या वक्फ बोर्ड एक वजह है? ये इससे भी एक और बड़ी वजह है। देखिए, जी। लगातार नीतीश कुमार ने 2 3 गलतियां की हैं, जी। हालांकि काम भी किया है अकलियतों के लिए।
इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 2-3 गलतियां की। इससे पहले एनआरसी आई थी, जी, उसको लेकर बड़ा हंगामा था, पूरे देश ने प्रोटेस्ट किया, जी, हर जगह मुजाहरे हुए, जी, और ये ऐसा लग रहा था जैसे मुसलमानों की शहरियत ही खत्म करने के लिए वो बिल लाया जा रहा है। जी, उस बिल को भी नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया था। जी, ये पहली बार मुसलमानों के लिए एक सदमाती तजर्बा था, शॉकिंग एक्सपीरियंस आप उसको कह सकते हैं। जी, वहां मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार जो, देखिए, रोजगार की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, पैदावार की बात करते हैं, स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन ये जो बुनियादी मसला है, सिटीजनशिप का मसला, जी। बुनियादी मसला है हमारी शहरियत के होने का और ना होने का मसला, उसमें वो मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए। तो अभी ये भी पहला एसआईआर में, झटका लगा। हाँ, तो अभी वो एसआईआर के रूप में आ गया। अब आप देखें, दूसरा झटका नीतीश कुमार ने उस वक्त दिया माइनॉरिटीज को, जब वो वक्त के मामले पर फिर भाजपा के साथ खड़े नजर आए। जी, उससे इनके खिलाफ बड़ी नाराजगी बढ़ गई, और जब वक्फ के मामले पर बिहार में जो रैली हुई, जी, उस रैली में बिहार के लाखों मुसलमानों ने हिस्सा लिया, जी, और दूसरी अकलियतों ने भी। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं था, जी, ये ओवरऑल अकलियतों का मसला था, तो सबों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया, और लाखों लाख लोग पटना में जमा हुए। तो एक इंडिकेशन था नीतीश कुमार के लिए, बहुत बड़ा इंडिकेशन था। उसके बाद क्या हुआ, नीतीश कुमार खामोश हो गए। जी, इस खामोशी के साथ भाजपा ने एक और कदम उठाया, जी, वो एसआईआर है। जी, एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जी, 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 ये एसआईआर तो 2003 में भी हुआ है, जी, जी, इससे किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता जी, था। लेकिन भाजपा सरकार ने, या यूं कहें कि मोदी सरकार ने, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स तलब किए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो थे जो किसी की नागरिकता या शहरियत या सिटीजनशिप को जाहिर करने के लिए, या उससे मनवाने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं। वो तो अगर, ऐसा लगा कि ये एसआईआर नहीं, बल्कि ये पूरी शहरियत का मामला फिर से वो निकल एनआरसी आया, वाला मसला। एनआरसी का मसला दोबारा चला आया। इस पूरे मामले पे नीतीश कुमार खामोश रहे। उनकी खामोशी के कई वजूहात हो सकते हैं। एक ये कि वो अब बूढ़े हो गए हैं, और भाजपा से वो कहते हैं ना, वो हाथ से हाथ मिलाना, या भाजपा को कड़ी टक्कर देना और भाजपा का सामना करना, अभी शायद वो इस स्थिति में नहीं है। लेकिन अपोजिशन ने तो इसका फायदा उठाया ना। अब अपोजिशन इस वक्त खासतौर से राहुल गांधी ने जो एक एटम बम की शक्ल के अंदर, जिसे कहते हैं वाकई एटम बम था, जो अर्जुन कमीशन के खिलाफ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसी को लेकर के, फिर एसआईआर के लेके, फिर अभी वोट अधिकार यात्रा वो जी निकाल रहे हैं, जी इसके अंदर आरजेडी उनके साथ है इस वक्त में। जी जी। तो आरजेडी या कांग्रेस वहां पे आपको अपनी दोबारा से जमीन हासिल करते हुए मालूम होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाजपा और नीतीश कुमार के फैसलों की वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा गेन होने जा रहा है, आरजेडी को गेन होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन जो है, मुझे तो ऐसा लगता है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं गांव-गांव से, शहरों से, जी, कस्बों से, ऐसा लगता है कि सरकार, चुनाव तो बाद में होगा, सरकार बनाने का फैसला अभी हो गया है। ये सूरत हाल ठीक वैसी है जैसा कि 2013 में मोदी के आने से था। अच्छा, जी, मोदी के आने से 2013 में ऐसी सूरत हाल बनी थी कि सरकार तो कांग्रेस की थी, यूपीए की थी, यूपीए सेकंड की, जी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सारे फैसले भाजपा ले रही है। तो जी, मेरा ख्याल यह है कि बिहार में जो तब्दीली आई है, उसकी वजह भी एक और है। एक बड़ी वजह यह भी है कि जो दलित तबका है, जी, जी, जो अकलियती तबका है, जो आदिवासी है, जी, जी, उनको ये लग रहा है कि अब अगर सरकार एनडीए की बनी, तो उसमें नीतीश कुमार पीछे होंगे और मोदी की सरकार वो ज्यादा होगी। इसलिए वो अचानक से शिफ्ट ले रहे हैं, क्योंकि जी, इन पे बुढ़ापा छाया जा रहा है नीतीश कुमार पे, और इनकी खामोशी से ये एक मैसेज ये भी जा रहा है कि अब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड
नहीं हूं। तो अच्छा, इसमें आप देखें एसआईआर का मामला, भले ही भाजपा ने यह समझा कि ये मुसलमानों का मामला है, इसमें उन्होंने कहते हैं ना वो कहते हैं कि वो जले पे घी छिड़कना, जी उन्होंने इसमें एक चीज और शामिल कर दिया, बांग्लादेशी। जी 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 जी, वो ये तो बांग्लादेशी अल्फाज क्यों शामिल किए, ये शब्द क्यों लाया? ये मुसलमानों के लिए। ये इंडिकेशन देना था कि गैर मुस्लिमों को कि ये जो मैं लेकर आया हूं, आप चिंता ना करें, ये आप फिक्र ना करें, असल में मेरा टारगेट मुसलमान है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो मुसलमान से ज्यादा परेशान तो हिंदू भाई थे, वो दलित थे, वो बेचारे आदिवासी थे, या वो लाखों संख्या में रहने वाले वो गरीब गुरबा थे जिनके पास अपना घर नहीं, अपना मकान नहीं, जो सड़कों पे रहने वाले लोग थे। उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ था कि वो लाकर दिखाते, या फिर माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट वो कहाँ से लाते? इससे क्या हुआ, उस तबके में बड़ी नाराजगी पैदा हो गई। कांग्रेस ने और आरजेडी ने इसी नाराजगी का फायदा उठाया, और और वो तीसरा जो इलेक्शन कमीशन जो वोट चोरी का वो मुद्दा लेकर के चल रहा है, उसने उसको और ज्यादा मजबूत मजबूती किया। दी। जी अच्छा, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ जैसे इस वक्त हम दिखाई देता है कि भाजपा चाहे प्रैक्टिकली तौर पे जो भी है, एक अकलियतों को जो है माइनॉरिटी को टारगेट करती है। इस वक्त इसमें माइनॉरिटी में खास तौर से अकलियत में मुसलमानों का किरदार इस आने वाले इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शंस जो होते हैं वो नंबर्स के होते हैं। भारत में आपका राइट और हमारा राइट और हुकूमत के राइट्स, जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास एक बहुत शानदार और बहुत ताकतवर एक हक है, उनका एक राइट है। और वो क्या है? एक वोट की ताकत। जी जी बादशाह के पास भी वही ताकत है, जमींदार के पास भी वही ताकत है, और आम इंसान के पास भी, मजदूर के पास भी वही ताकत है। जी अब अगर कोई किसी बहाने से आपकी वो ताकत ही छीन ले, जी तो फिर तो आप कोई भी तब्दीली का हिस्सा नहीं बन सकते देश में और प्रदेश में। यानी रियासत में भी कोई रोल आपका नहीं होगा, और ना हुकूमत में, और ना देश को चलाने में। जी तो मैं ये समझता हूं कि ये जो एसआईआर था, ये असल में सिटीजनशिप टाइप की चीज थी। ये एक बैक चैनल से, पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कैलकुलेशन की गलती हो गई। कहते हैं ना कि हर आदमी चीजें अपने हिसाब से सेट करता है, लेकिन बीच में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे वो पूरा मामला बिगड़ जाता है। जी मोदी सरकार को इसका तजर्बा नहीं था कि हिंदुओं के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, खासकर दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को सबसे ज्यादा इससे परेशानी थी, और जाहिर है कि अकलियतों को भी जी, परेशानी सही थी। बात जी इन सबों ने एकजुटता दिखाई, सब मुत्तहिद हुए, और आज हालत यह है कि इंडिया की का जो गठबंधन है, इंडिया का जो इत्तेहाद है, वो बिल्कुल ही सरकार बनाने की जी। तरफ जो है, ऐसा लगता है कि बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जैसे मैंने जैसे अभी बात की थी आपसे आपने कहा मुसल मुसलमानों का रोल। हाँ, क्या होगा और क्या होना चाहिए, मैंने आखिर में दोनों सवाल एक साथ कर दिया जी आपसे। जी, देखिए मुसलमानों की आबादी बिहार में कुछ कम नहीं है। जी वोट की ताकत बड़ी ताकत होती है, और कुल जो बिहार की आबादी है, सरकारी आंकड़े से तो अगर हम बात करें तो 18% है, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े की बात करें तो मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20% है। जी 20% वोट से अगर इंडिया गठबंधन या कोई भी पार्टी अपने बेस से ही शुरू करती है, तो उसके लिए मुश्किल से 20% वोट की जरूरत और रह जाएगी। तो तो क्या आपको लगता है कि ये बस मेरा ये सवाल है कि मुसलमान एकजुट रह पाएगा, या ये जैसा हमेशा और इलेक्शन में दीगर में देखा उसके अंदर बिखराव दिखाई नहीं, दिया, कहीं वैसी फैक्टर मैंने हो जाए? बिहार के बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं। जी बिहार के लोग ज्यादातर जज्बाती नहीं होते, जी और दिल से ज्यादा काम लेने के बजाय वो दिल के साथ अक्ल को भी इस्तेमाल में लाते हैं। जैसा कि इकबाल ने कहा था कि दिल बड़ी चीज है, लेकिन जब कोई फैसला किया करो तो उसके साथ अकल को भी शामिल कर कर लिया लिया करो। करो। जी तो मेरा ख्याल यह है कि मुसलमानों ने बहुत सारे उरूजो जवाल, बहुत नशेबो फराज देखे हैं बिहार के मुसलमानों ने। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपको बताऊं, ओवैसी का नाम भी आता है। ओवैसी भले ही प्रचार के लिए निकले,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक कैंडिडेट के अलावा उनका कोई कैंडिडेट जीत जाएगा और कहीं उन्हें कोई वोट भी मिलने वाला है। वो कैंडिडेट भी अगर कोई जीतता है तो वो अपने बल पे, अपनी ताकत की वजह से, ओवैसी की वजह से नहीं। तो मेरा ख्याल यह है कि मुसलमानों का रोल इंडिया गठबंधन को जिताने में इस बार ज्यादा होगा, क्योंकि मुसलमान ने जो लगातार 3 झटके खाए नीतीश कुमार से, उसकी नाराजगी शायद उन्हें खलेगी। जब बस एक आखिरी सवाल है, पीके का रोल आप इस तरह से इसमें क्या किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि उसके साथ भी हम जो देख रहे हैं ज्यादातर मुसलमान ही लगे हुए हैं। देखिए पीके का रोल, देखिए वो असल में क्या है, वो इलेक्शन लड़ाया करते थे, जी जी तो जी। वो मीडिया मैनेजमेंट करना जानते हैं, वो प्रचार प्रसार करने का तंत्र उनके पास है, तो वो हवा तो बना लेते हैं। लेकिन जब वोट के लिए निकलेंगे तो मेरा ख्याल यह है कि कोई कैंडिडेट उनका जीतने वाला नहीं है। वो बीच में एक कहानी की तरह आए हैं और मेरा ख्याल है इलेक्शन आते आते वो कहानी भी खत्म हो जाएगी। तो क्या हम ये देखें कि एक बदलाव की शुरुआत एक बिहार से हो रही है इस मुल्क के अंदर? यस, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। मैं आपको बताऊं कि बिहार का इलेक्शन पूरे देश को एक रफ्तार देगा, पूरे देश को एक जिहद देगा, पूरे देश को एक रास्ता बताएगा, और उसके असरात दिल्ली पर भी मुरत्तब होंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के बड़ी तफसील से आपने इस वक्त इलेक्शन के, जो आने वाले इलेक्शन है बिहार के अंदर, उसके अंदर उस पर रोशनी डाली, और खासतौर से मुसलमानों के किरदार के ऊपर क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या रहेगा। तो तो नाज़रीन, अभी हम जो बात कर रहे थे बिहार के अंदर इलेक्शन में खासतौर से मुसलमानों के ताल्लुक से, और जो चीज़ें वहाँ पे जो बीच बीच में जो घटनाएं घटी हैं, जो वाकयात घटे हैं, उसके ऊपर क्या असर होने वाला, लग ऐसा रहा है कि बिहार का इलेक्शन जो है एक नई डायरेक्शन इस मुल्क को देगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हम, जब बिहार के अंदर अगर चेंज होगा, तो ये स्टेट टू स्टेट चेंज हम देखें, और फिर ये चीज़ें मुद्दा उठे और शायद वो दिल्ली की कुर्सी को भी हिला दे। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। एक जायजा था जो, जिसके ऊपर अभी हमने यासिर साहब ने रोशनी डाली। फिलहाल इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।